नमस्कार दोस्तों। यूपीएचएससी 51 का डेट आने से कई सारे द्वंद्व जो है वो आपके सामने आ गए हैं। उन्हीं द्वंद्व के निदान निदान पे जो है आज हम लोग बातचीत करेंगे, जिनमें पहली समस्या है कि ऐसे कैंडिडेट जिन्हें सिर्फ हायर का एग्जाम यानी यूपीएचएससी 51 देना है, उन्हें क्या करना चाहिए। दूसरा है कि ऐसे कैंडिडेट जिन्हें सिर्फ यूपीपीएससी जीडीसी एग्जाम देना है, उन्हें क्या करना चाहिए। और तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जिनका ये दोनों एग्जाम है उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि तीसरे पार्ट को लेकर के ये समस्या ज़्यादा है। तो सबसे पहला पार्ट लेते हैं कि जिन्हें सिर्फ यूपीएचएससी 51 देना है उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, वैसे तो रास्ते बिल्कुल आपके पास जो है साफ है, क्योंकि यही एक एग्जाम है तो ज़्यादा फोकस्ड और या डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आप इसे कर सकते हैं। दो तीन ऐसी बातों को जरूर दिमाग में रखें जिससे कि आपको थोड़ा सा कह सकते हैं एक दबाव बने आप पे कि इसे करना कितना जरूरी है। जैसे हो सकता है कि यह यूपी का आखिरी ऐसा एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का जिसमें एमसीक्यू बेस्ड पर आपका फाइनल सिलेक्शन तक जाएगा। अगला एग्जाम रिटन हो सकता है, इसके बारे में अभी कुछ भी निश्चित नहीं, मतलब अनिश्चितता है। तो अगर हो जाता है तो समस्या आपके लिए बड़ी हो जाएगी। दूसरा, हम इस बात को लेते हैं कि दो तरह के कैंडिडेट आप जानते हैं कि पिछला जो एग्जाम हुआ था इसलिए वो दो कैटेगरी में बट गए थे, जिनमें एक कैंडिडेट वो थे जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ था और दूसरे जिनका इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था। और ये सबको पता है कि जब रिटन एग्जाम होगा तो उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ था, उनका इंटरव्यू कॉल नहीं होगा, और कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका नहीं हुआ था, उनका इंटरव्यू कॉल होगा। ये देखिए, ये बहुत ही सामान्य बात है। जो करप्शन वगैरह की बातें हैं वो तो हैं ही, लेकिन अगर सामान्य भी रहता तब भी ऐसा होता, क्योंकि यदि एक व्यक्ति को लगातार 2 दिन में अलग अलग दिन पे 2 टेस्ट अगर हम लेते हैं तो उनके मार्क्स अलग अलग आते हैं। और मान लीजिए कि दो दो कैंडिडेट के लेते हैं तो दोनों के हो सकता है कि एक दिन थोड़ा सा कम आ जाए, एक दिन थोड़ा ज्यादा आ जाए, तो ये वेरी करता है। लेकिन आप इसे चुनौती के रूप में ना देख करके एक अवसर के रूप में देखें कि ये सभी दबाव के बेस बना करके, आधार बनाकर आप ज्यादा मेहनत करें। जिनका रिजल्ट हुआ था उन्हें भी दिखाना है कि रिजल्ट हम कैपेबल हैं, जब भी एग्जाम होगा हमारा रिजल्ट आएगा। और जिनका नहीं हुआ है उन पर और भी दबाव है कि केवल जैसे होता ना कि आप फिर से आप एग्जाम दिए, रिजल्ट नहीं हुआ तो आसपास के लोग कहेंगे कि केवल आप बोलते हैं, रिजल्ट नहीं लाते हैं। तो ये सब दबाव जो है ना, इसको नकारात्मक ना लेकर के आप सकारात्मक लें और अपनी पूरी एनर्जी अपने स्टडी पर फोकस करें। इसमें एक पॉइंट और छोटा सा मैं ऐड कर दूं, जैसे बहुत सारे लोग जो है पिटीशन दायर किए हैं कोर्ट के पास। तो देखिए, अगर आप दायर किए हैं तब भी आप मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप बाकी टाइम में अपना स्टडी भी करते रहें, क्योंकि जो कोर्ट की बात है वो रोज आपको वहां नहीं जाना है, रोज उस एक्टिविटी में नहीं पार्टिसिपेट करना है। तो आप बचे हुए टाइम पर अपनी स्टडी करें। दूसरे पार्ट पे हम लोग आते हैं जिसमें ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें सिर्फ जीडीसी एग्जाम देना। देखिए, ये कैंडिडेट हैं, जैसे पहला जो केस था जिन्हें सिर्फ 51 देना है, तो आप जानते हैं कि एज क्राइटेरिया होने के कारण जिनके एज 40+ हो गए वो सिर्फ 51 दे सकते हैं। उसी तरह जीडीसी का एग्जाम कुछ लोग अभी हाल ही में क्लियर किए हैं, नेट जेआरएफ, तो वो लोग भरे हैं। तो ऐसे जो कैंडिडेट हैं जिन्हें सिर्फ जीडीसी देना है, आप इसको एक तरह से बिना रणनीति के आप इस युद्ध को नहीं जीत सकते। और वो ये है कि देखिए, जो आपके कॉम्पिटिटर अप्रैल से इसमें शामिल होने वाले हैं वो एमसीक्यू लेवल पे निश्चित तौर पर या तो आपके बराबर रहेंगे या आपसे थोड़ा सा आगे रहेंगे, बल्कि ज्यादा चांस है कि वो आपसे थोड़ा सा आगे रहेंगे, क्योंकि इधर लगातार अप्रैल तक जो है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अभी 85 डेज लगभग हैं। तो इनमें जो है वो इसका पूरा प्रैक्टिस करेंगे। आप क्या कर सकते हैं कि उनके बराबर एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ साथ जो आंसर राइटिंग है आप उसमें थोड़ा सा लीड कर सकते हैं, क्योंकि वो लीड आप उनसे मान लीजिए कि 2-2.5 महीना आगे रहेंगे अगर आप कुछ प्रैक्टिस बना के रखते हैं तो। और अब हम तीसरे पार्ट पे आते हैं, बल्कि इसमें कई चीजें हैं छोटी छोटी, लेकिन अभी उसको स्किप करते हैं।
तीसरा पार्ट हम लेते हैं कि जिन्हें दोनों एग्जाम देना है, यूपीएचएससी 51 भी देना है और जीडीसी भी देना है, वो इसे द्वंद्व के रूप में देख रहे होंगे, चुनौती के रूप में। लेकिन मेरा मानना है कि इसको अवसर के रूप में देखें, और इसका कारण ये है कि देखिए दोनों एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड पे हैं, प्रीलिम्स बेस्ड पे हैं, और अभी जो क्राइटेरिया देखने पे पता चल रहा है, मतलब बहुत रेयर है कि अप्रैल से पहले जो है आपका जीडीसी एग्जाम हो जाए, ऐसा बहुत कम संभावना दिख रही है कैलेंडर आने के बाद। तो मान के चलिए कि लगभग 15 दिन, 1 महीने बाद ही आपका जो है जीडीसी एग्जाम होगा, या थोड़ा सा और आगे हो सकता है। तो ऐसे में क्या होगा कि आप लगातार एक प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हैं और फिर से प्रीलिम्स देना है, तो एक ही तैयारी में आप दोनों को कवर कर सकते हैं। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट क्या करना है कि ऐसा कोई सिलेबस का पार्ट जो कि आपके यूपीएचएससी 51 में है, जीडीसी में नहीं है, तो आप क्या करें कि दोनों का सिलेबस रखें और दोनों में जो भी कॉमन हो उसको आप कलर कर ले। विशेषकर जो यूपीएचएससी 51 में है उसे आप जीडीसी वाले में हाईलाइट कर लें, जिससे कि आपको पता चले कि जब अप्रैल आ जाए तो उसके जस्ट बाद कौन सा पोर्शन आपको कवर करना है। एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आंसर राइटिंग जो है ये धीरे धीरे एक दबाव का काम करती है, जिसमें बहुत सारे लोगों के लिए ये बड़ी समस्या है। जिन्होंने पीसीएस वगैरह दिया है उनके लिए भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि गैप के बाद इसकी रिकवरी करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। उपाय के तौर पर आप ये कर सकते हैं कि आप लगभग 12 दिन या 15 दिन पे आप एक आंसर जरूर लिखें, जिससे कि आप आंसर राइटिंग के एक टच में भी रहेंगे और एक क्राइटेरिया आपको पता चलेगा कि इस रास्ते पे आप चल रहे हैं और अब तक इतनी जर्नी आपने कंप्लीट कर लिया है। बाद में आप अपनी स्पीड थोड़ी तेज कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद अचानक जब आप शुरू करने के बारे में सोचेंगे तो प्लान बनाने में भी लगभग 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन वो लग जाते हैं, तो वो टाइम आपका बच जाएगा। तो इस तरह से आप तीनों इस तरह की चैलेंजेस को कवर कर सकते हैं। इन सभी कोर्स के बारे में, मतलब जो हमारे द्वारा एफर्ट है, टेस्ट है या कोर्स है या क्लासेज हैं एटीसी, इन सब को लेके हम अलग से कल बात करेंगे आपसे। थैंक यू सो मच।